आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो जो पालमपुर गांव की कहानी है, इसमें बताया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गाँव में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं का मतलब एक्टिविटीज है जो गाँव में की जाती है। तो गाँव में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कृषि कार्य। कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पर और कौन सी खेती कार्य होते हैं, तो डेयरी, यानी हमारा जो डेयरी का मतलब यहाँ पर है जो हम पशुओं से दूध उत्पादन करते हैं, उनसे संबंधित कार्य होते हैं गांव में। तीसरे नंबर पर लघु स्तरीय निर्माण, जैसे टोकरी बनाना, इसके अलावा पंखे बनाना। कई लोग दुकानदारी का भी काम करते हैं, तो इसमें गांव का एक मुख्य क्रियाकलाप में दुकानदारी आ जाता है। और एक परिवहन, कई ऐसे होते हैं जो ड्राइवर होते हैं। ये सारे के सारे, ड्राइवर का मतलब ये है जैसे गांव में लोग उत्पादन करते हैं, खेत में कुछ उगाते हैं और उसको फिर गाड़ियों में लोड करके उसे बाजार की मंडियों तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो कुछ लोग परिवहन का भी काम करते हैं, कुछ लोग दूध उत्पादन का, कुछ लोग कृषि का और कुछ लोग दुकानदारी का। ये सारे के सारे काम करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे बताया गया है कि गांव में भूमि का वितरण, पालमपुर गांव के अंदर बताया गया है भूमि। जैसे कुल कितने परिवार रहते हैं पालमपुर गांव में, 450 यानी 450 परिवार रहते हैं। इस 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी अपनी जमीन है ही नहीं, जमीन नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं होती वो क्या करते हैं, दूसरों की जमीनों पर खेती करते हैं। ठीक है, दूसरों की जमीन पे। जैसे मेरे पास जमीन नहीं है, आपके पास जमीन है, तो क्या करेंगे, आप क्या कहोगे, आप हमारी जमीन पे खेती कर लो। और उसका आधा आधा बांट लेते हैं। इस हिस्से में जितना अनाज उत्पादन होगा आपको दे देंगे, इस हिस्से में जितना अनाज उत्पन्न होगा वो मैं ले लूंगा। ठीक है। ये ऐसे 150 परिवार ऐसे हैं वहां पर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। 240 ऐसे परिवार है जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है। और साथ ही साथ में 60 ऐसे परिवार हैं जिनके पास में जो है बहुत ज्यादा जमीन है और वो अमीर है। क्या है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है ये बात भी। तो पालमपुर गांव में कुल कितने गांव है, तो आप कहोगे 450 गांव है, जिसमें से 60 गांव ऐसे हैं जो बहुत अमीर है। 150 लोग ऐसे हैंगे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन है ही नहीं, दूसरों की जमीन पे काम करते हैं। और 240 है जो नॉर्मल है, जिनके पास छोटी मोटी भूमि है। श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत। श्रम का मतलब ऐसे होता है मेहनत। बड़े किसान और अपने लाभ से छोटे और भूमिहीन मजदूरों को ऋण देते हैं। ऐसे लोग जिनके पास खुद की जमीनें हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, उनको क्या करते हैं, ऋण देते हैं। आपके पास अपनी जमीन नहीं है, अब आपको भाई खेती करनी है दूसरों की जमीन पे। आपको खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको औजार चाहिए, आपको खाद चाहिए, या आपको फॉर एग्जाम्पल काटने के लिए भी अलग अलग चीजें चाहिए। तो वो सब कैसे मिलेंगे, आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। ये उधार भी कौन देते हैं, बड़े किसान देते हैं। कौन देते हैं, बड़े किसान। ठीक है भाई। और भूमिहीन मजदूर पूछा जाए आपसे कि भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं, तो आप बोल देना भूमिहीन मजदूर वो मजदूर होते हैं जो रोजाना किसी दूसरे के यहाँ पर काम करते हैं और जिसके बदले में उनको रोज की सैलरी या रोज का वेतन, भत्ता, या फिर एक डे का वेजेस जो होता है वो उसको दिया जाता है। इसके साथ साथ बताया गया है कि जो पालमपुर गांव है उसके बारे में बताया गया है आपके इस चैप्टर में। एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल वो होता है जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी 2 छोटे छोटे बच्चों के स्कूल है, जैसे 5वीं तक के स्कूल होते हैं, है ना। एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल है। निजी अस्पताल का मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, एक जो है स्वास्थ्य केंद्र का मतलब आपका डिस्पेंसरी है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक होता है। इसके साथ साथ आस पड़ोस के गाँव कस्बों से सड़कों द्वारा जुड़ाव, यानी ये सड़क जो जा रही है आप देख रहे हो, ये हो सकता है आगे चल के दूसरे गाँव में जाकर मिलेगी। तो सड़कों द्वारा ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब उत्पादन का संगठन क्या है, उत्पादन किसे कहते हैं। देखो गाँव में कई लोग खेती के अंदर कुछ बनाते हैं, कई लोग दूध वगैरह का उत्पादन करते हैं, कई लोग टोकरी बनाते हैं, कई लोग पंखे बनाते हैं, कई लोग बांस की अलग अलग आकृति की चीजें बनाते हैं और उससे लोग क्या करते हैं, शहरों में खरीदते हैं। तो यहाँ पर गांव का जो उत्पादन का संगठन क्या होता है, सबसे पहले जो जमीन से उत्पादन होता है फिर उसमें कुछ मेहनत किया जाता है और उसके बाद में जो गांव के संगठन में पूंजी 2 तरीके से होता है, एक स्थायी होता है और एक आपका कार्यशील होता है। पूंजी 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी होता है और एक कार्यशील। स्थायी पूंजी क्या है, हमारी जमीन जो है वो एक स्थायी पूंजी है जो परमानेंट है, स्थायी रूप से है। हम, हमारे बाद में हमारे बच्चे, और वो सब स्थायी पूंजी है। सोना भी एक स्थायी पूंजी का
एक रूप है, लेकिन पैसा क्या है, स्थायी नहीं है। जब हम अपना कोई सामान खरीदेंगे तो वो पैसा हमें किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़ेगा। ठीक है भाई। आपके पेपर में इसके अलावा पूछा जाएगा हरित क्रांति, इंपॉर्टेंट है, तो मैं आगे ही डिस्कस करूंगा। हरित क्रांति आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे कृषि से संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित है। इसके अंदर क्या किया गया था, आधुनिक किस्म के नए किस्म के बीज जो है वो विदेशों से मंगाए गए, नए किस्म के कीटनाशक विदेशों से मंगाए गए, नए किस्म के उर्वरक जो है वो विदेशों से मंगाए गए, और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई थी। अब भाई नई किस्म के जो बीज और कीटनाशक का हम उपयोग कर रहे हैं, इससे क्या होगा, फसल में कीड़े नहीं लगे और फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी होगी। लेकिन ऐसा भी हमको देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने खेतों में जब बाहर के बीजों का उपयोग करते हैं, कीटनाशक का उपयोग करते हैं, या बाहर की जो उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, खाद की तरह होती है जो उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जमीन को बंजर बना देती है। उत्पादन जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने अपने खेत में क्या किया, कुछ बो रखा था, गोभी बो रखी थी मान लिया, ठीक है भाई, गोभी उगाई थी आपने, भाई उगाया, लेकिन आपने उसमें अच्छी किस्म की या बाहर के विदेशी कीटनाशक डाल दी, उर्वरक डाल दी, और अच्छी किस्म के बीज आपने डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा आपका, आप गोभी देखोगे, पहले गोभी का साइज ये आ रहा था, तो अब गोभी का साइज ये आ रहा है, थोड़ा बढ़ गया, आपका उत्पादन तो बढ़ गया, आपको पैसे इसके ज्यादा तो मिलेंगे, लेकिन जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो बंजर में बदल जाएगी। धीरे धीरे जमीन किस में बदल जाएगी, उत्पादन की बिक्री, यानी जो कुछ भी बनता है उसको क्या किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, कि कुछ उत्पादन जो है रायगंज की मंडी में बेचा जाता था, पालमपुर में, तो रायगंज की मंडी है, कुछ उत्पादन को अपने उपयोग के लिए रखा जाता है, यानी खुद के लिए रखा जाता है, और कुछ उत्पादन ऐसा है जिन्हें हम क्या करते हैं, खुद अपने यूज के लिए रख लिया, और उसके बाद में क्या करा हमने, उसको बेचकर अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं को ले रहे हैं। जैसे मैंने दुकानदार को कहा गेहूं ले लो और मुझे बदले में तेल दे दो, कुछ और दे दो, चावल दे दो, या कुछ भी कह सकते हैं। इसमें हम कुछ फसलों के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जमीन मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, हेक्टेयर होती है। क्या होती है, हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो 3 ऋतु हैं, यानी 3 मौसम के अकॉर्डिंग हम अपनी फसलों को बोते हैं। पहला वर्षा ऋतु कौन सा होता है, खरीफ। शरद ऋतु यानी सर्दी, उस टाइम कौन सी फसल बोती है, रबी। और जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस टाइम क्या बोया जाता है, जायद। जायद जायद। वर्षा ऋतु में जो खरीफ फसल होती है उसमें वो कौन से महीने में उगाई जाती है, जुलाई में उगाई जाती है, और काट कब लेंगे हम, अक्टूबर को। क्या क्या उगा सकते हैं इस टाइम पे, ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सब का सब कब उगाया जा सकता है, बरसात में। या फिर हम कह सकते हैं इन सब को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता। इसके बाद में जो हमारी शरद ऋतु होती है, रबी की फसल, ये कब होती है, अक्टूबर मार्च की। इसमें गेहूं, सरसों, दाल, आलू, ये सारी चीजें शामिल होती है। गेहूं, सरसों, दाल, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। ग्रीष्म मतलब कब बोई जाएगी, मार्च से जून तक। इसमें जो बेल वाली फसलें होती है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, फली, सब्जियां, ये सारी चीजें इसमें आती है। आगे बात समझ में। आज के जमाने में पता है क्या हुआ है, सिंचाई के साधन अच्छे हो गए। कुछ फसल ऐसी है जिनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, अगर हम बोरिंग से ज्यादा पानी निकाल ले तो उसको गर्मी में भी हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। आजकल कुछ सब्जी आप देखते हो जो आपको हमेशा मिलती है, उसका रीजन यही है कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी, जिसकी वजह से हर मौसम हमें वो सब्जियां देखने को मिल जाती है। बहुत फसल प्रणाली क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत फसल प्रणाली का मतलब है कि किसान जो है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ही खेत के अंदर 2 तरीके की फसलें बो देता है। इससे क्या होता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है। उसका उत्पादन देखो लिखा भी हुआ है कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक साल में किसी जमीन पर एक से ज्यादा फसल पैदा करते हैं। पालमपुर गांव के किसान कम से कम 2 फसलों को उगाते हैं। कितने फसलों को, 2 फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं। अभी पेपर में आ सकता है खेती करने के 2 तरीके का डिफरेंस करो। परंपरागत, पहले कैसी खेती जमाने में, पहले के जमाने में कैसी खेती होती थी, और अब के जमाने में कैसी खेती होती है, आधुनिक जमाने में। तो पहले पूरा परिवार लगता था, अब क्या होता है, अब परिवार कुछ काम करते हैं, मजदूरों को बुला लेते हैं, वो काम करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले परिवार के हर एक लोग खेती करते थे, अब के लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदार। लिख सकते हो, पहले के जो लोग थे वो परंपरा वाले बीज, यानी जो सदियों से चले आ रहे हैं वो बीज अपनाते थे। लेकिन अब के जो लोग होते हैं वो HYV बीज अपनाते हैं, जिससे उत्पादन ज्यादा बढ़ता है। पहले हम खाद का प्रयोग जो है गोबर वगैरह के रूप में करते थे,
लेकिन अब जो है जो मशीनों द्वारा बनाई जाती है या फिर जो केमिकल द्वारा बनाई जाती है उन खादों का उपयोग करते हैं। पहले हल से खेतों का जुताई होता था, अब ट्रैक्टर या थ्रेसर से होता है। पहले सिंचाई के लिए हम क्या करते थे, कुएं या राहट का इस्तेमाल करते थे या वर्षा का पानी, बारिश का पानी। अब जो है हम नलकूप लगाते हैं या फिर बोरिंग का पानी निकालते हैं, समरसीवर का पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल का पानी निकालते हैं। पहले कम पैसा लगाया जाता था, आजकल जमीन पे ज्यादा पैसा लगाया जाता है, उससे ज्यादा फायदा भी उनको होता है। तो मैंने बताया था भी हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है। तो 1960 के दशक में भारत के जो किसान थे उन्होंने अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए इसका यूज किया था। कृषि को बढ़ाने के लिए हमने हरित क्रांति अपनाई। इसमें मैंने अच्छी किस्म के बीज अपनाए थे, बाहर के उर्वरक अपनाए थे, कीटनाशक बाहर के हमने खरीदे थे, सिंचाई व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था करी थी और बहुत सारी ट्रैक्टर मशीनों का उपयोग किया था। इसका फायदा क्या हुआ हरित क्रांति का, तो कृषि में जो उत्पादन होता था, अनाज जितना भी होता था उससे बढ़ के होने लगा। किसान को जब ज्यादा उत्पादन होने लगा तो कृषि से वो सामान फैक्ट्रियों में जाने लगा और उससे नई नई चीजें बनने लगी हैं और उससे आजकल लोग बाग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर करते हैं। बहुत से लोगों को रोजगार मिला, बहुत से किसानों की जो स्थिति है वो क्या हो गई, सुधर गई। हरित क्रांति के कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान क्या हुए, मैंने बताया जमीन की उर्वरा क्षमता कम हो रही है, जल जो है या वायु जो है उसके उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। जमीन का जो जल स्तर है, जैसे आजकल हम सिंचाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल का पानी कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से। और जमीन के अंदर से पानी आने की वजह से जो वाटर लेवल है, पानी पहले यहाँ मिल जाता था तो पानी के लिए और गड्ढा करना पड़ रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हरित क्रांति में जिन किसानों के पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे हैं केवल वही किसानों को फायदा हो रहा है, बाकी सभी किसानों को फायदा नहीं हुआ इसका। ये कह सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे या ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, समझ में आ गया।